दिल्ली की वो शाम कुछ अलग ही थी। राजपथ की चौड़ी सड़कों पर चमकदार लाइटें बिखरी हुई थी। शहर की भीड़भाड़, हॉर्न की आवाजें और सड़कों पर दौड़ती महंगी कारें सब मिलकर एक शोरगुल पैदा कर रही थीं। इसी भीड़ में एक काले रंग की मर्सिडीज एस क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर बैठी थीं अनामिका राय, एक करोड़पति वीआईपी महिला जिनके नाम का सिक्का पूरे शहर में चलता था। उनका व्यक्तित्व शानदार था। महंगे डिजाइनर कपड़े, हीरे का हार और विदेशी ब्रांड के गॉगल्स उनकी शान बढ़ा रहे थे। उनके बगल की सीट पर पड़ी लुई वितौन की हैंडबैग में लाखों रुपए की कीमत का मोबाइल फोन रखा था। अनामिका राय आज एक बड़े बिजनेस इवेंट से लौट रही थी। दिल्ली के 5 स्टार होटल में हुए इस कार्यक्रम में शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्मी सितारे और राजनीतिक हस्तियां मौजूद थीं। अनामिका को आज बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। कार के अंदर हल्का फ्रेंच परफ्यूम महक रहा था, जबकि ड्राइवर बहुत सतर्कता से कार चला रहा था। अचानक आई खामोशी। कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकी। बाहर की दुनिया पूरी तरह अलग थी। जहां कार के अंदर एसी की ठंडी हवा थी, वहीं बाहर सितंबर की गर्मी लोगों को झुलसा रही थी। तभी अनामिका की नज़र खिड़की से बाहर गई। फुटपाथ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे फटे कपड़ों में, हाथ में कटोरा लिए रागीरों से भीख मांग रहे थे। उन बच्चों की आंखों में भूख, प्यास और बेबसी साफ झलक रही थी। लेकिन तभी उनकी नज़र एक ऐसे चेहरे पर पड़ी जिसने उनकी सांसें थाम दी। वो एक 8-9 साल का लड़का था। फटे हुए कपड़े, नंगे पैर, बिखरे बाल, धूल से सना चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वो बच्चा बार बार राहगीरों के पास जाकर कह रहा था, माई प्लीज 10 रुपए दे दो, 3 दिन से पेट में कुछ नहीं गया। अनामिका की आंखें उससे हट नहीं रही थीं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो चेहरा, वो आंखें, उन्हें कहीं देखा था। हाँ, बहुत पहले, बहुत करीब से। अचानक उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। उन्होंने धीरे से ड्राइवर से कहा, राकेश, कार थोड़ी आगे रोको। ड्राइवर ने हैरानी से उनकी ओर देखा, लेकिन सवाल नहीं किया। कार धीरे धीरे उस बच्चे के पास जा रुकी। टकराई नजरें। अनामिका ने कार की खिड़की थोड़ा नीचे की। बच्चा उनके पास आया। उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन उनमें कुछ तलाशने की उम्मीद बाकी थी। अम्माई 10 रुपए दे दो, बहुत भूख लगी है। उसकी आवाज़ सुनकर अनामिका का दिल कांप उठा। उन्होंने हैंडबैग से 20 रुपए का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही बच्चे ने नोट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, अनामिका की नज़र उसके गले में पड़ी एक पुरानी माला पर पड़ी। वो चांदी की छोटी सी लॉकेट वाली माला थी। अनामिका की सांस थम गई। ये ये माला तुम्हें कहाँ से मिली? अनामिका ने कांपती आवाज में पूछा। बच्चा घबराकर पीछे हट गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और सड़क की ओर भागने लगा। अनामिका के दिल की हलचल। अनामिका की आंखों के सामने बीते हुए सालों की यादें उमड़ने लगीं। वो माला तो उन्होंने खुद अपने 3 साल के बेटे आरव के गले में डाली थी, लेकिन आरव तो 10 साल पहले की बात है, जब उनका बेटा अचानक भीड़ में गुम हो गया था। पुलिस, अखबार, टीवी चैनल सब जगह तलाश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उस हादसे ने अनामिका की जिंदगी बदल दी थी। पति से रिश्ते टूट गए, परिवार बिखर गया और फिर अनामिका ने खुद को बिजनेस में झोंक दिया। और आज वो बच्चा उसी माला के साथ, क्या वही उनका खोया हुआ बेटा हो सकता है? दिल और दिमाग की लड़ाई। अनामिका की आंखें नम हो गई, लेकिन दिमाग ने तुरंत सवाल खड़े किए। अगर ये मेरा बेटा है तो फुटपाथ पर क्यों है? वो इस हालत में कैसे पहुंचा? कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही? तभी ट्रैफिक ग्रीन हो गया और ड्राइवर ने धीरे धीरे कार आगे बढ़ा दी। लेकिन अनामिका की निगाहें पीछे उस बच्चे पर ही जमी रहीं। उनके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये सच में मेरा आरव है? कार आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अनामिका के दिल में एक अजीब सा तूफान मचा हुआ था। वो चाहकर भी उस नन्हे बच्चे का चेहरा अपने मन से नहीं निकाल पा रही थी। उनकी सांसें भारी हो रही थीं, हाथ कांप रहे थे और आंखों के सामने बार बार वही माला चमक रही थी। क्या वो सच में मेरा आरव हो सकता है? अगर हाँ, तो वो इस हालत में कैसे? अनामिका के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे। दिल ने आदेश दिया, वापस जाओ, उस बच्चे से मिलो,
उन्होंने तुरंत ड्राइवर राकेश से कहा, कार मोड़ो, हम फिर से उसी जगह पर जा रहे हैं। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे कार यू टर्न में घुमा दी। भीड़, ट्रैफिक, हॉर्न और भागती जिंदगियों के बीच उनकी कार धीरे धीरे उसी फुटपाथ की ओर बढ़ने लगी। फिर से उसी मोड़ पर अनामिका ने कार से उतरने का फैसला किया। उनके हाई हील सड़क की धूल में गुम हो गईं, लेकिन इस वक्त उनके लिए कपड़े, मेकअप, हैसियत सब बेकार था। वो तेज तेज कदमों से फुटपाथ की ओर बढ़ीं। आसपास भिखारी बच्चों की भीड़ थी। कुछ खेल रहे थे, कुछ पेट की आग बुझाने के लिए लोगों से भीख मांग रहे थे। उनकी आंखें इधर उधर दौड़ने लगीं, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं था। फुटपाथ का नजारा। अनामिका पहली बार इस तरह सड़क की जिंदगी को इतने करीब से देख रही थी। फुटपाथ पर बनी झुग्गियों में लोग भीड़ की तरह ठुसे हुए थे। छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर भाग रहे थे। कोई कचरे के ढेर से प्लास्टिक की बोतलें बीन रहा था, तो कोई आधी सड़ी रोटियां खोज रहा था। सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर दो दुनिया बसी हुई थी। एक तरफ चमचमाती गाड़ियां, आलीशान होटल और ऊंची इमारतें थी। दूसरी तरफ भूख, गरीबी और बेबसी की जिंदगी। अनामिका के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनके शहर में ऐसे हालात हैं। उस बच्चे की तलाश। तभी उन्होंने पास ही खड़ी एक बूढ़ी औरत से पूछा, बेटा, यहाँ एक छोटा बच्चा था, लगभग 8-9 साल का, फटे कपड़े, गले में चांदी की माला, देखा है उसे? बूढ़ी औरत ने थकी हुई आवाज में कहा, आरव की बात कर रही हो क्या? ये नाम सुनते ही अनामिका की रगों में सन्नाटा दौड़ गया। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि सांस लेना मुश्किल हो गया। त, तुमने कहा आरव? अनामिका की आवाज कांप रही थी। बूढ़ी औरत ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, यहाँ सब उसे आरव ही कहते हैं। बेचारा अनाथ है, दिन रात भीख मांगता है, उसकी माँ बाप का तो पता ही नहीं। अनामिका की आंखों में आंसू छलक आए। दिल यकीन करना चाहता था, लेकिन दिमाग अभी भी हिचकिचा रहा था। बूढ़ी औरत ने पास की झुग्गी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो सामने वाले ढेर के पास बैठा होगा, आज पूरे दिन कुछ खाया नहीं बेचारे ने। अनामिका कांपते कदमों से उस दिशा में बढ़ी, और वहां जो देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक फटे कपड़ों में दुबला पतला बच्चा जमीन पर बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना टूटा फूटा स्टील का कटोरा था, जिसमें बस कुछ सूखे चावल के दाने पड़े थे। वो चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। अनामिका के दिल चीर कर रख दिया। वो घुटनों के बल बैठ गई। बेटा, तुम्हारा नाम आरव है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। बच्चे ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में मासूमियत भी थी, डर भी और उम्मीद भी। उसने धीरे से सिर हिलाया। अब अनामिका के लिए ये यकीन करना मुश्किल नहीं था। ये वही आरव था जिन्होंने 3 साल की उम्र में खो दिया था। उनके बेटे का चेहरा आज भूख, गरीबी और बेबसी की परतों में दब गया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बच्चे को छूना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन किसी अनजाने डर ने उन्हें रोक दिया। क्या होगा अगर मैं उसे अपनी पहचान बता दूं? कहीं वो मुझे ठुकरा न दे। क्या होगा अगर वो मुझे पहचान ही न पाए? अनामिका चुपचाप उसे देखती रही। आरव के गालों पर पड़ी धूल, उसके हाथों की खुरदुराहट, उसकी आंखों की थकान, ये सब उनकी रगों में दर्द की लहर दौड़ा रहा था। उन्होंने धीरे से हैंडबैग से 500 रुपए का नोट निकाला और आरव के कटोरे में रख दिया। बच्चे ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार खुशी की हल्की सी चमक आई। लेकिन अनामिका के लिए ये काफी नहीं था। उनके दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे इसे यहाँ से निकालना होगा। अनामिका की आंखों के सामने उनका बेटा आरव बैठा था। वो छोटा, दुबला पतला, धूल से सना चेहरा लिए सड़क किनारे एक टूटी हुई चटाई पर बैठा था। पेट की भूख उसकी हड्डियों तक उतर चुकी थी। उसकी आंखों में बचपन की चमक तो थी, मगर उस चमक पर गरीबी की धूल जम चुकी थी। अनामिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चाहती थी कि अभी उसे गले लगा लें, उसके माथे को चूमें, उसकी आंखों में अपना प्यार भर दें, लेकिन किसी अनजाने डर ने उन्हें रोक लिया। अगर वो तुरंत अपनी पहचान बता देती तो क्या होगा? क्या आरव उन्हें मां मानेगा? क्या वो उन्हें अपनाएगा? एक बूढ़ी औरत की गवाही। तभी वही बूढ़ी औरत जो पहले मिली थी पास आ गई। उसके चेहरे पर समय की मार साफ दिख रही थी। उसने अनामिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, आप लगती हो शहर की अमीर घर की। यहाँ के बच्चों से आपका क्या लेना देना?
अनामिका ने कांपती आवाज में पूछा, ये बच्चा यहाँ कैसे आया? इसकी देखभाल कौन करता है? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहना शुरू किया, बेटी, इस बच्चे का नाम आरव है। 5-6 साल पहले कोई इसे यहाँ छोड़ गया था। तब ये बहुत छोटा था, 3 साल का भी नहीं रहा होगा। हम लोगों ने सोचा कि शायद कोई इसे लेने आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे ये यहीं बड़ा हो गया। अब यही भीख मांगकर अपना पेट पालता है। अनामिका के दिल में एक तीर सा चुभा। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने साल उनका बेटा अकेला इस फुटपाथ पर भूखा सोता रहा और वो समझती रहीं कि वो हमेशा के लिए खो गया। फुटपाथ की रातें, बूढ़ी औरत ने आगे बताया, रात को ये बच्चे सड़क किनारे सो जाते हैं। बरसात में जब पानी भर जाता है तो किसी पुल के नीचे जाकर शरण लेते हैं। भूख लगी तो जो मिल जाए खा लेते हैं। कभी सूखी रोटियां, कभी कचरे से निकाले बिस्किट, कभी कभी कोई राहगीर दया करके दूध या खाना दे देता है, नहीं तो पूरा दिन भूखे ही सोना पड़ता है। अनामिका की आंखों के सामने तस्वीरें घूमने लगीं। कड़कड़ाती ठंड में आरव नंगे पांव, बारिश में भीगा, भूख से तड़पता। वो ये सब सुनकर अंदर से टूट रही थीं। आरव की दुनिया। अनामिका ने धीरे से बच्चे के पास बैठकर पूछा, बेटा, तुम्हें भूख लगी है? आरव ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूरी थी। हाँ माई, 2 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया। आज तो बस 30 रुपए मिले हैं। कल तो पूरे दिन कुछ नहीं मिला। अनामिका के दिल में ऐसा लगा जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। उनका बेटा, जो कभी उनके हाथों से केक खा के सोता था, आज 30 रुपए से अपना जीवन काट रहा था। एक रहस्य छुपा है। अनामिका अब और चुप नहीं रह सकती थी। उन्होंने बूढ़ी औरत से धीरे से कहा, मुझे इस बच्चे के बारे में सब कुछ जानना है। कौन इसे यहाँ छोड़ गया था? क्या किसी ने देखा था? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाकर कहा, कहाँ तो कोई नहीं गया, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि उस दिन एक आदमी इसे यहाँ लाया था। महंगी कार थी उसके पास। उसने बच्चे को यहाँ छोड़ा और कहकर चला गया कि मैं बाद में आकर इसे ले जाऊंगा, लेकिन वो फिर कभी नहीं आया। अनामिका की रगों में खून खौलने लगा। उनके दिल में शक की लहर दौड़ गई। क्या वो आदमी कोई अपना था? क्या कोई उनके घर का? अनामिका की कसम। अनामिका ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा। आरव चौंककर उनकी ओर देखने लगा। उनकी आंखों में प्यार की ऐसी झलक थी जो उसने शायद कभी महसूस नहीं की थी। अनामिका ने मन ही मन कसम खाई, अब चाहे जो हो, मैं इस बच्चे की जिंदगी बदल कर रहूंगी। कोई इसे फिर कभी भूखा नहीं सुला पाएगा, कोई इसे अपमानित नहीं करेगा, कोई इसे छीन नहीं सकेगा। नई जंग की शुरुआत। अनामिका के लिए अब जिंदगी की राह बदल चुकी थी। वो करोड़पति थीं, उनके पास दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन उनके दिल में अब सिर्फ एक ही सपना था, आरव की जिंदगी को संवारना। लेकिन इस सफर की शुरुआत आसान नहीं थी। उन्हें पहले ये साबित करना होगा कि आरव उनका बेटा है, और फिर उन्हें ये जानना होगा कि कौन उसे यहाँ छोड़कर गया था। अनामिका का दिल अब शांत नहीं था। वो करोड़पति थीं, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उस फुटपाथ कर भूखा बैठा आरव देखकर उन्हें लगा जैसे उनका पूरा साम्राज्य बेमानी है। कार में बैठते ही उन्होंने ड्राइवर राकेश से कहा, सीधे कमलानगर पुलिस स्टेशन चलो, अभी। राकेश ने चुपचाप कार मोड़ दी। अनामिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक दृढ़ संकल्प भी छुपा था। आज उन्हें आरव की सच्चाई जाननी ही थी। पुलिस स्टेशन में पुराने पन्ने। दिल्ली के कमलानगर पुलिस स्टेशन की दीवारों पर गुमशुदा बच्चों की दर्जनों तस्वीरें लगी हुई थीं। उनमें से कई चेहरे अनामिका के दिल को चीर रहे थे। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर अजय वर्मा उनके सामने थे। अनामिका ने अपना नाम, पहचान और 10 साल पहले का पूरा किस्सा बताया। कैसे उनका 3 साल का बेटा भीड़ में गुम हो गया था, कैसे उन्होंने सालों तक उसकी तलाश की, कैसे उन्हें एक भी सुराग नहीं मिला। अजय वर्मा ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड मंगवाए। धूल भरी अलमारी से 2014 की गुमशुदा फाइलें खोली गईं। पहला सुराग। काफी देर तक पन्ने पलटने के बाद अजय वर्मा ने एक फोटो उठाई और अनामिका की ओर बढ़ाई। क्या ये आपका बेटा है? अनामिका की आंखें उस तस्वीर पर टिक गईं। फोटो में 3 साल का एक मासूम बच्चा था, गले में वही चांदी की लॉकेट वाली माला। अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, ये मेरा आरव है। अजय वर्मा ने गंभीर आवाज में कहा, मैडम, उस वक्त इस केस को बहुत गंभीरता से लिया गया था।
लेकिन हमें एक बात का शक था जो हम साबित नहीं कर पाए। अनामिका ने हैरानी से पूछा, क्या क्या शक था? अजय ने फाइल से एक नोट निकाला। जिस दिन आरव गायब हुआ था, कई चश्मदीद गवाहों ने बताया था कि एक काले रंग की BMW में किसी आदमी ने उसे जबरन बिठाया था, लेकिन कार का नंबर तब तक साफ नहीं हो पाया। अनामिका के दिल में शक। अनामिका की आंखों के सामने अपने अतीत की तस्वीरें घूमने लगीं। वो दिन याद आया जब उनका पति राजीव राय अचानक गुस्से में घर छोड़कर चला गया था। राजीव को शक था कि अनामिका का सारा ध्यान बिजनेस पर है, घर और बेटे पर नहीं। उन दोनों के बीच बहस बढ़ती गई थी और फिर आरव के गुम होने के बाद राजीव ने तलाक ले लिया था। लेकिन आज काले रंग की BMW, महंगी कार में आरव का गायब होना, उनके मन में राजीव पर गहरा शक होने लगा। अतीत के दरवाजे खुलते हैं। इंस्पेक्टर अजय ने आगे कहा, मैडम, अगर आप चाहें तो हम केस फिर से खोल सकते हैं। हमें पुराने CCTV फुटेज, गवाहों और फुटपाथ के कुछ लोगों से पूछताछ करनी होगी। इसमें समय लगेगा, लेकिन शायद हम सच तक पहुंच जाएं। अनामिका ने बिना एक पल गंवाए कहा, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे सच जानना है, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। अजय ने हामी भर दी। पुरानी गुमशुदा फाइलें फिर से सक्रिय हो गईं। केस को ओपन इन्वेस्टिगेशन का दर्जा मिला। रात की बेचैनी। उस रात अनामिका अपने घर लौटी। हजारों करोड़ की कोठी, महंगे पर्दे, जगमगाते झूमर सब बेमानी लग रहे थे। उनकी आंखों के सामने सिर्फ आरव की धूल से सनी शक्ल घूम रही थी। वो भूखा सो रहा था, नंगे पैर सड़क पर दौड़ रहा था और उनकी छाती में दर्द की लहरें उठ रही थीं। क्यों नहीं ढूंढ पाई मैं तुझे बेटा? क्यों नहीं बचा पाई तुझे उस दिन? वो सारी रात सो नहीं पाई। सुबह उठते ही उन्होंने फैसला कर लिया, अब वो हर हाल में आरव को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगी। नया मिशन। अगले दिन अनामिका फिर उसी फुटपाथ पर गईं। उन्होंने बूढ़ी औरत से कहा, माई, अब से आरव के खाने पीने, कपड़े और पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। आरव भी आश्चर्य में उन्हें देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये अजनबी औरत उसके लिए इतना क्यों कर रही है। लेकिन अनामिका चुप थी। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, तू मेरा बेटा है, लेकिन मैं तुझे तब तक नहीं बताऊंगी जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती। कमलानगर पुलिस स्टेशन में पुरानी गुमशुदा फाइलें फिर से खुल चुकी थी। इंस्पेक्टर अजय वर्मा अब इस केस को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मान चुके थे। उन्होंने विशेष जांच टीम बनाई और मामले की गहराई में उतरना शुरू कर दिया। अनामिका रोज रोज पुलिस स्टेशन जाती, नए अपडेट सुनती और हर बार उनकी बेचैनी बढ़ जाती। आरव के साथ बिताए पुराने 3 साल उनके दिल में बार बार दस्तक देने लगते। लेकिन अब वो सिर्फ अतीत की माँ नहीं थी, अब वो एक ऐसी माँ थी जो अपने बेटे की जिंदगी के लिए लड़ने को तैयार थी। CCTV फुटेज में काली BMW। एक दिन इंस्पेक्टर अजय ने अनामिका को बुलाया। उनके हाथ में एक पुराना हार्ड डिस्क था। मैडम, हमें 2014 का एक CCTV फुटेज मिला है। ये उसी दिन का है जिस दिन आरव गायब हुआ था। फुटेज में साफ दिख रहा था कि ये काले रंग की BMW कार धीरे धीरे कॉलोनी के पास रुकी। कार से एक आदमी उतरा। उसने चारों ओर देखा, फिर छोटे आरव को गोद में उठाया और कार में बैठा के निकल गया। फुटेज में उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी कलाई पर एक खास टैटू दिखाई दे रहा था, एक फीनिक्स पक्षी का टैटू। अनामिका की आंखें चौड़ी हो गईं। वो टैटू उन्होंने पहले देखा था, किसी बहुत करीब के इंसान पर। शक की सुई राजीव पर। अनामिका के दिल में पुरानी यादें कौंधने लगीं। उनके पति राजीव राय के दाहिने हाथ पर भी ऐसा ही फीनिक्स टैटू था। वो टैटू तब बनवाया गया था जब उनका बिजनेस पहली बार करोड़ों में पहुंचा था। राजीव ने मजाक में कहा था, फीनिक्स मेरी किस्मत का प्रतीक है। अनामिका के दिल में सवाल उठने लगे, क्या ये वही राजीव था? क्या मेरे बेटे के गुम होने के पीछे उसी का हाथ है? लेकिन बिना सबूत के वो कोई कदम नहीं उठा सकती थी। राजीव की वापसी। किस्मत की अजीब चाल देखिए। उसी शाम अचानक राजीव उनसे मिलने आ गया, 10 साल बाद, उसी अहंकार और चमक के साथ। अनामिका, सुना है तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया? उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। अनामिका चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? राजीव की आंखों में एक अजीब चमक थी। इस शहर में जो कुछ भी होता है उसकी खबर मुझे रहती है। अनामिका ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ा दी।
राजीव के दाहिने हाथ पर वही फीनिक्स टैटू चमक रहा था। दिल में गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। राजीव, क्या तुम ही हो जिसने आरव को? राजीव ने हंसते हुए कहा, अगर मैंने किया भी हो तो साबित कर सकोगी? राजीव की ये बात सुनकर अनामिका समझ गई थी कि ये मामला केवल गुमशुदगी का नहीं है, इसमें बड़ी साजिश छुपी है। राजीव ने 10 साल पहले अनामिका की कंपनी में 30% हिस्सेदारी मांगी थी। अनामिका ने मना कर दिया था। उसके बाद उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे थे। इंस्पेक्टर अजय ने अनामिका को चेतावनी दी, मैडम, हो सकता है आपके बेटे के गायब होने के पीछे सिर्फ भावनात्मक कारण ना हो, बल्कि बिजनेस की दुश्मनी भी हो। राजीव के खिलाफ ठोस सबूत जुटाना जरूरी है। दूसरी तरफ आरव अभी भी अनामिका को केवल एक अजनबी मददगार समझ रहा था। वो उनकी दया देखकर हैरान था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ही उसकी असली माँ है। वो रात को फुटपाथ पर अपने छोटे दोस्तों से कह रहा था, पता नहीं ये मैडम मुझे इतना प्यार क्यों कर रही हैं? क्या वाकई मुझे पढ़ाई कराएंगे? क्या मुझे यहाँ से ले जाएंगी? आरव के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागने लगी थी। अनामिका की प्रतिज्ञा। उस रात अनामिका अपनी कोठी की बालकनी पर खड़ी तारों को देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर अब एक दृढ़ निश्चय था। जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीना, मैं उसे बेनकाब करके रहूंगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे राजीव ही क्यों ना हो। अगला मोड़। अगले दिन पुलिस को एक चौंकाने वाला सुराग मिलता है। एक पुराना गवाह सामने आता है जो बताता है कि आरव को अगवा करने वाली कार सीधे राजीव के फार्म हाउस की ओर गई थी। ये कहानी अब ड्रामा से निकलकर एक खतरनाक साजिश में बदलने वाली थी। रात का समय था। कमलानगर के पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अजय ने अनामिका को बुलाया। कमरे की रोशनी मंद थी और माहौल भारी। मैडम, इंस्पेक्टर अजय ने धीरे से कहा, हमें एक पक्का सुराग मिला है। आपके बेटे के गुम होने वाली रात एक काली BMW को राजीव राय के फार्म हाउस की तरफ जाते हुए देखा गया था। अनामिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके हाथ ठंडे पड़ गए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत मजबूत की। क्या आप पक्के हैं इंस्पेक्टर? 100%, अजय ने जवाब दिया। हमें वहां छापा मारना होगा। मिशन की तैयारी। उस रात स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। 10 पुलिसकर्मी, 2 गाड़ियां और पूरी प्लानिंग। अनामिका भी साथ चलने की जिद पर अड़ गई। ये सिर्फ पुलिस का मिशन नहीं है, ये एक मां की लड़ाई है। इंस्पेक्टर अजय ने पहले मना किया, लेकिन अनामिका की आंखों की आग देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। अंधेरे में घिरा फार्म हाउस। रात के 2 बजे पुलिस की गाड़ियां राजीव के फार्म हाउस के पास पहुंची। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। फार्म हाउस किसी किले की तरह था। ऊंची दीवारें, CCTV कैमरे, बड़ी लोहे की गेट और सुरक्षाकर्मी। इंस्पेक्टर अजय ने इशारा किया। पुलिस टीम गुपचुप तरीके से अंदर घुसने लगी। अनामिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली खोज। फार्म हाउस के अंदर एक बड़ा हॉल था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स टंगी थी और कोने में एक तिजोरी रखी थी। इंस्पेक्टर अजय ने तिजोरी तोड़ने का आदेश दिया। तिजोरी खुलते ही एक पुरानी फाइल हाथ लगी। फाइल के ऊपर लिखा था, ऑपरेशन फीनिक्स। अनामिका की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने पन्ने पलटे। उसमें कई बच्चों की तस्वीरें थीं। हर तस्वीर के नीचे नाम, उम्र और एक कोड नंबर। उनमें से एक तस्वीर आरव की भी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, सब्जेक्ट A37। अनामिका के हाथ कांपने लगे। ये क्या है? मेरे बेटे की तस्वीर यहाँ कैसे? गुप्त कमरे का खुलासा। अचानक पुलिस को फार्म हाउस के पीछे एक छोटा गुप्त दरवाजा मिला। ताला तोड़कर दरवाजा खोला गया और जो दृश्य सामने आया वो देखकर सबके होश उड़ गए। अंदर एक छिपी हुई लैब थी। चारों तरफ कंप्यूटर, CCTV स्क्रीन और कई बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट्स पड़ी थीं। रिपोर्ट्स पढ़कर इंस्पेक्टर अजय चौंक गए। ये तो बच्चों पर मानव प्रयोग कर रहे थे। राजीव किस दलदल में फंस चुका है? तभी पीछे से किसी की आवाज गूंजी, बहुत चालाक हो गए हो अजय, लेकिन तुम लोग जीत नहीं सकते। राजीव वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक बंदूक थी। उसकी आंखों में गुस्सा, लेकिन चेहरे पर घमंड था।
अनामिका कांपते हुए बोली, राजीव, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? राजीव ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुमने मुझे तब ठुकराया था अनामिका। तुमने मेरी जिंदगी से मुझे बेइज्जत करके निकाला। तुम्हें सजा तो मिलनी ही थी। अनामिका चिल्लाई, तो तुमने आरव को मुझसे छीन लिया? राजीव ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन सिर्फ मैं नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है जिस तक तुम्हारी पुलिस भी नहीं पहुंच सकती। अचानक हमला। राजीव गुस्से में गोली चलाने ही वाला था कि इंस्पेक्टर अजय ने बिजली की तेजी से उसे पकड़ लिया। पुलिस ने राजीव को काबू में कर लिया, लेकिन तभी फार्म हाउस के पिछले गेट से 4 नकाबपोश लोग भाग निकले। लगता था इस गैंग का असली मास्टरमाइंड अभी भी आजाद था। नया खुलासा। राजीव को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पूछताछ में उसने एक चौंकाने वाला सच बताया। आरव जिंदा है, लेकिन वो यहां नहीं है। उसे उस नेटवर्क ने अपने पास रखा है जो बच्चों का इस्तेमाल करता है। अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोच रही थीं कि अब शायद सब खत्म हो गया था, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। राजीव की गिरफ्तारी के बाद पूरा कमला नगर हिल चुका था। पुलिस, मीडिया और सरकार, हर कोई इस केस में रुचि ले रहा था। लेकिन असली सच्चाई अभी भी अधूरी थी। आरव कहाँ है? क्या वो ठीक है? क्या वो अभी भी अनामिका को पहचान पाएगा? गुप्त नेटवर्क का पता चला। राजीव की डायरी से एक पते का पता चला, शिवकुंज रिसर्च सेंटर। ये शहर के बाहर जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। इंस्पेक्टर अजय ने तुरंत स्पेशल टास्क फोर्स को तैयार किया। अनामिका भी उनके साथ जाने की जिद पर अड़ गईं। ये सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं है, ये एक माँ का दिल है जो अपने बच्चे को ढूंढ रहा है। ऑपरेशन आरव शुरू। रात के 1 बजे पुलिस की गाड़ियां धीरे धीरे जंगल की कच्ची सड़कों पर बढ़ रही थीं। चारों तरफ अंधेरा, दूर से भौंकते कुत्तों की आवाज और हवा में घुली एक रहस्यमय खामोशी। हवेली तक पहुंचते ही टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। गेट तोड़ा गया और पुलिस अंदर घुस गई। हवेली का काला सच। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच कई छोटे बच्चे बैठे थे। सबके चेहरे पर डर, आंखों में सहमी हुई मासूमियत। अनामिका की नज़र उन बच्चों के बीच एक दुबले पतले गंदे कपड़ों में लिपटे बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा दीवार के कोने में सिमटा हुआ रो रहा था। अनामिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उसके पास गई। आरव? बच्चे ने सिर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने अनामिका की तरफ देखा, लेकिन पहचान नहीं पाया। माँ बेटे का मिलन। अनामिका रो पड़ी। उन्होंने कांपते हाथों से आरव को अपने सीने से लगा लिया। बेटा, मैं हूँ, तेरी माँ हूँ। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। धीरे धीरे उसने अनामिका के चेहरे को देखा, फिर उसका छोटा हाथ अनामिका के गाल पर गया। माँ? ये एक शब्द सुनते ही अनामिका की दुनिया थम गई। उन्होंने आरव को कसकर गले लगा लिया। दोनों ऐसे रो रहे थे जैसे सालों का दर्द आज पहली बार बाहर निकल रहा हो। इसी बीच पुलिस को पता चला कि राजीव ने जेल से भागने की कोशिश की। भागते वक्त उसका उसके ही गिरोह से टकराव हो गया। फायरिंग में राजीव मारा गया। अनामिका को खबर मिली। उन्होंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बस इतना कहा, भगवान उसका न्याय करे। कुछ महीनों बाद अनामिका ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर आरव फाउंडेशन रखा। अब उनका उद्देश्य ऐसे सभी बच्चों की मदद करना था जो गरीबी, मजबूरी या साजिश का शिकार हो जाते हैं। आरव की पढ़ाई फिर से शुरू हुई। वो धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौटने लगा। अनामिका उसे हर दिन प्यार, सुरक्षा और एक नया बचपन देने लगी। एक शाम अनामिका और आरव अपने नए घर की बालकनी में खड़े डूबते सूरज को देख रहे थे। आरव ने धीरे से कहा, माँ, अब हम कभी अलग नहीं होंगे ना? अनामिका मुस्कुराई, उसके बालों पर हाथ फेरा और बोली, नहीं बेटा, अब माँ बेटे के बीच कोई अंधेरा, कोई साजिश कभी नहीं आएगी। आरव ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि सपने थे। समापन संदेश। ये कहानी सिर्फ अनामिका और आरव की नहीं है। ये उन तमाम हजारों बच्चों की आवाज़ है जो मजबूरी में सड़क, फुटपाथ या बुरी साजिशों का शिकार हो जाते हैं। ये कहानी बताती है कि माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जो किसी भी अंधेरे को मात दे सकता है।